नमस्कार, मैं प्रीति यादव आप सभी का स्वागत करती हूँ और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे परिवार के प्रकार, परिवार और परिवार का अर्थ, उसकी विशेषताएं हम पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। तो आज हम देखेंगे परिवार का वर्गीकरण कि परिवार कितने प्रकार का होता है और केंद्रीय और संयुक्त परिवार में क्या डिफरेंस है। तो कई सारे समाजशास्त्रियों ने परिवार के प्रकार को परिभाषित करने की कोशिश की, उसका वर्गीकरण देने की कोशिश की और सबने कुछ आधार बताए कि हम इस आधार पर इसका वर्गीकरण करते हैं। तो आज हम उसी वर्गीकरण को देखेंगे कि किस किस आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया है। तो जो हमारा पहला है वर्गीकरण है, परिवार का जो पहला वर्गीकरण है उसका आधार है संख्या के आधार पर। परिवार का वर्गीकरण किसके आधार पर किया गया है? संख्या के आधार पर किया गया है। तो पहला इन्होंने जो वर्गीकरण दिया है संख्या के आधार पर वो है केंद्रीय परिवार या एकल परिवार। केंद्रीय परिवार या एकल परिवार ऐसा परिवार होता है जिसमें कम से कम सदस्य होते हैं, माता पिता और उनके बच्चे एक साथ निवास करते हैं, उसको हम बोलते हैं एकल परिवार या केंद्रीय परिवार। दूसरा जो हमारा है वो है संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार ऐसा होता है जिसकी संख्या अधिक होती है, जिसमें माता पिता या 2-3 पीढ़ी के लोग एक साथ निवास करते हैं। माता पिता, उनके बच्चे, चाचा चाची और दादा दादी सभी लोग साथ मिलकर रहते हैं, उसको हम बोलते हैं संयुक्त परिवार। फिर हमारा आता है विस्तृत परिवार। विस्तृत परिवार के जैसा कि शब्द से ही इसका अर्थ निकल कर आ रहा है, वो है विस्तृत परिवार, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग जिसमें साथ में रहते हैं। चाचा चाची, मम्मी पापा, दादा दादी, बुआ, मौसी, मामा, सब लोग मिलकर एक साथ रहते हैं। इसका जो आकार होता है वो थोड़ा बड़ा होता है, इसी वजह से इसको हम बोलते हैं विस्तृत परिवार। तो ये संख्या के आधार पर कौन कौन से परिवार के प्रकार हैं, वो हमारा है पहला केंद्रीय परिवार, संयुक्त परिवार और तीसरा है विस्तृत परिवार। फिर हमारा है निवास के आधार पर वर्गीकरण। निवास के आधार पर क्या वर्गीकरण है? निवास के आधार पर हमारे पास 5 प्रकार के वर्गीकरण है, जिसमें से आपका पहला है पितृस्थानीय परिवार। पितृस्थानीय परिवार ऐसा परिवार होता है जिसमें जो बच्चे हैं वो पिता के स्थान पर निवास करते हैं, अपने पिता के साथ निवास करते हैं, उनका जो पैतृक स्थान होता है वहां पे निवास करते हैं। फिर जो दूसरा है हमारा मातृस्थानीय परिवार। मातृस्थानीय परिवार में ऐसा होता है कि विवाह के बाद माता के स्थान पर निवास किया जाता है, जहां से माता बिलोंग करती हैं, जहां माता निवास करती हैं वहीं पर बच्चे निवास करते हैं। तो ये है हमारा मातृस्थानीय परिवार। फिर है नवस्थानीय परिवार। नवस्थानीय परिवार से तात्पर्य एक ऐसे परिवार से है जो विवाह के बाद जो विवाहित जोड़ा होता है वो एक किसी नए स्थान पर जाकर अपनी गृहस्थी को बसाता है, वहां पे एक परिवार का निर्माण करता है, उसी को हम बोलते हैं नवस्थानीय। नवस्थानीय से मतलब है किसी नए स्थान पर जाकर परिवार को बसाना, वो आपका होता है नवस्थानीय परिवार। फिर होता है मातृ पितृ स्थानीय परिवार। मातृ पितृ स्थानीय परिवार ऐसा परिवार होता है जिसमें से दोनों में से किसी भी जगह पे आप जाके अपने परिवार को शुरू कर सकते हैं, अपना परिवार स्थापित कर सकते हैं। वो या तो माता के यहाँ पे भी हो सकता है या आपके पिता के यहाँ पे भी हो सकता है। फिर जो हमारा नेक्स्ट है वो है मामा स्थानीय परिवार। ऐसी कुछ हमने अपने आसपास कुछ प्रथाएं देखी हैं, कुछ नियम देखे हैं, जिसमें ये होता है कि जो विवाहित जोड़ा होता है वो शादी के बाद अपने मामा के घर पे जाके निवास करता है और वहां पे एक परिवार की शुरुआत करता है, तो उसे ही हम बोलते हैं मामा स्थानीय परिवार। ऐसी प्रथाएं आपको आदिवासी या कुछ कस्बों में, छोटे छोटे गांवों में देखने के लिए मिल सकती हैं। इसी के आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया है। तो ये आपका क्या है? मामा स्थानीय परिवार, जहां पे नवविवाहित जोड़ा मामा के यहाँ जाकर एक परिवार का निर्माण करता है। फिर हमारा है अधिकार के आधार पर वर्गीकरण। अधिकार के आधार पर वर्गीकरण में क्या है आपका? पहला है पितृसत्तात्मक परिवार। पितृसत्तात्मक परिवार कैसा परिवार होता है? यह ऐसा परिवार होता है जिसमें पिता की जो सत्ता होती है वही चलती है और उसी के अनुसार पीढ़ियां आगे बढ़ती रहती हैं। फिर हमारा जो दूसरा है वो है मातृसत्तात्मक परिवार। मातृसत्तात्मक परिवार कौन से परिवार होते हैं? ये ऐसे परिवार होते हैं जिसमें जो सत्ता होती है वो माता के हाथ में होती है और किसी फीमेल पर्सन के हाथ में आगे ट्रांसफर होती रहती है। लेकिन पितृसत्तात्मक परिवार में क्या होता है? पितृसत्तात्मक परिवार में ये होता है कि जो सत्ता होती है वो पिता के हाथ में होती है और सत्ता का जो ट्रांसफर होता है वो किसी मेल मेंबर के हाथ में आगे होता रहता है। फिर हमारा है उत्तराधिकार के आधार पर वर्गीकरण। उत्तराधिकार के आधार पर अगर हम वर्गीकरण देखते हैं तो हमारे पास पितृमार्गी और मातृमार्गी, जो कि पितृसत्तात्मक और मातृसत्तात्मक परिवार से कुछ मिलते जुलते ही हैं, ऑलमोस्ट सेम ही है दोनों।
तो जैसे हमारा पितृमार्गी है तो जो सत्ता होती है वो पिता के वंशजों में चलती रहती है, और जो मातृमार्गी परिवार होता है, जो माता के वंशज होते हैं, उनमें वो सत्ता ट्रांसफर होती रहती है। फिर हमारा है विवाह के आधार पर वर्गीकरण। विवाह के आधार पर वर्गीकरण है वो भी 2 प्रकार का है, जिसमें है एकल विवाह वर्गीकरण और दूसरा है बहु विवाह वर्गीकरण। अभी जो प्रचलन में है वो है एकल विवाह वर्गीकरण, और जिसमें आपका एक विवाह होता है और उससे जो परिवार स्थापित होता है वो एक प्रकार होता है। दूसरा आपका है बहुविवाही परिवार। तो बहुविवाही परिवार कैसा होता है, जिसमें एक से अधिक विवाह किए जाते हैं, जो कि अब प्रचलन में नहीं है। ये पुराने प्रकार हैं जो कि अब प्रचलन में नहीं है, लेकिन कुछ आदिवासी समूह ऐसे हैं, कुछ कस्बे ऐसे हैं जिनमें ये विवाह अभी भी, बहुविवाह जो है अभी भी प्रचलित है, जिस वजह से बहुविवाही परिवार होते हैं, जो कि बहुत जो पिछड़े हुए आदिवासी एरिया हैं उनमें होता है। तो ये आपके विवाह के आधार पर 2 परिवार होते हैं, जिसका एकल विवाह परिवार, दूसरा होता है बहुविवाही परिवार। तो हमारे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हमें देखना है कि कौन सा परिवार का प्रकार है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वो हमारा है एकल परिवार और दूसरा है केंद्रीय परिवार। एकल परिवार और दूसरा है हमारा केंद्रीय परिवार। तो इनमें केंद्रीय परिवार और संयुक्त परिवार, तो इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, संयुक्त परिवार क्या होता है, एकल परिवार क्या होता है, उसको हम देखेंगे। फिर इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है उसको देखेंगे। तो एकल परिवार ऐसा होता है जिसमें 1 या 2 पीढ़ी के लोग रहते हैं, जैसे माता पिता और उनके बच्चे। तो ये होता है एकल परिवार, जिसमें सिर्फ 2 पीढ़ी के लोग रहते हैं, माता पिता और उनके बच्चे। फिर होता है संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार ऐसा परिवार होता है जिसमें माता पिता, दादा दादी, उनके बच्चे, चाचा चाची सब लोग मिलकर एक साथ रहते हैं, और इसका थोड़ा आकार विस्तृत होता है। तो ये आपका होता है संयुक्त परिवार, और इसमें कम से कम 3 या 4 पीढ़ी के लोग रहते हैं, कभी कभी 3 पीढ़ी के, कभी कभी 4 पीढ़ी के। तो 4 पीढ़ी के लोग कम ही देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन आपको 3 पीढ़ी के लोग कम से कम संयुक्त परिवार में होने चाहिए, तब वो संयुक्त परिवार बनता है। तो अभी हम इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे। तो एकल परिवार ऐसा परिवार होता है जिसमें सदस्यों की संख्या जो होती है वो कम होती है, जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है कि एकल परिवार, तो मतलब इसमें सदस्यों की संख्या कम होगी, माता पिता और उनके बच्चे। तो जो संयुक्त परिवार है वो क्या है, संयुक्त परिवार में सदस्यों की संख्या अधिक होती है। संयुक्त परिवार एक ऐसा परिवार होता है जिसमें लोग संयुक्त होकर रहते हैं, एक साथ रहते हैं। तो जिसमें माता पिता हो गए, उनके बच्चे हो गए, दादा दादी हो गए, चाचा चाची हो गए, तो वो आपका इसमें सदस्यों की संख्या अधिक हो जाएगी। फिर हमारा दूसरा है एकल परिवार में साधारणतः 1 या 2 पीढ़ी के लोग रहते हैं। इसमें एकल परिवार में कितनी, 1 या 2 पीढ़ी के लोग रहते हैं। लेकिन जो संयुक्त परिवार होता है उसमें कम से कम 3 या 4 पीढ़ियों के लोग रहते हैं। कितनी पीढ़ियों के लोग रहते हैं, 3 या 4 पीढ़ियों के लोग रहते हैं। फिर हमारा जो तीसरा है वो है एकांकी परिवार में विवाह संबंधों पर आधारित होता है। एकांकी परिवार जो होता है वो विवाह संबंधों पर आधारित होता है, मतलब कि जिसके साथ हम विवाह करते हैं उसके साथ रहते हैं, उससे जो प्रजनन होता है, उसके जो बच्चे होते हैं, बस इन्हीं 2 पीढ़ी के लोग एक साथ रहते हैं। तो ये आपका विवाहों से संबंधित होता है। लेकिन जो संयुक्त परिवार होता है वो रक्त संबंधी होता है। संयुक्त परिवार की प्रधानता रक्त संबंधों पर आधारित होती है, क्योंकि माता पिता, उनके बच्चे, फिर चाचा चाची, दादा दादी, तो ये सभी लोग रक्त के द्वारा एक दूसरे से संबंधित होते हैं। इसीलिए ये इसकी प्रधानता जो है वो रक्त संबंधों पर आधारित होती है। फिर हमारा जो चौथा पॉइंट है वो है एकल परिवार में स्त्रियों की तुलनात्मक रूप से स्थिति जो होती है वो अच्छी होती है। एकल परिवार छोटा परिवार होता है, उसमें लोगों को स्वतंत्रता होती है, स्त्रियों को स्वतंत्रता होती है, वो अपने मन के काम करती हैं, वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती हैं। तो इसमें जो होती है वो स्वतंत्रता होती है। एकल परिवार में स्त्रियों की स्थिति अच्छी होती है और साथ में उनको स्वतंत्रता होती है। लेकिन जो संयुक्त परिवार होता है उनमें स्त्रियों की स्थिति जो होती है वो निम्न होती है, उनको कम स्वतंत्रता होती है, क्योंकि जो मुखिया होता है उसकी बातें ज्यादा चलती हैं, मुखिया का जो प्रभाव होता है वो ज्यादा होता है, और संयुक्त रूप से सबके हितों को देखना होता है। तो इसीलिए उनकी जो स्थिति होती है वो निम्न होती है। उनका जो काम होता है वो खाना बनाना और घर पे रहना होता है। तो इस वजह से इसमें स्त्रियों की स्थिति जो होती है वो निम्न होती है और स्त्रियों को स्वतंत्रता भी कम होती है।
साथ में आपका 5वां पॉइंट है एकल परिवार परिवर्तनों के प्रति उतार होता है। एकल परिवार एक छोटा परिवार होता है, सबको अपना मत रखने का अधिकार होता है, तो उनको पूर्ण रूप से सबको स्वतंत्रता होती है। साथ में अगर कोई ऐसा काम है जिसको या कोई ऐसी प्रथा है या रूढ़ी है जिसको लगता है कि बदलना चाहिए या परिवर्तन होना चाहिए उस सिस्टम में, तो एकल परिवार जो है वो परिवर्तनों को बहुत जल्दी अपना लेता है और वो अपने आप में परिवर्तन ले आता है, लोगों को स्वतंत्रता देता है, परिवार के सदस्यों को स्वतंत्रता देता है। लेकिन जो संयुक्त परिवार है वो परिवर्तनों के प्रति रूढ़िवादी है, क्योंकि जो मुखिया है हमारा उसकी ही चलती है और उसको अगर परिवर्तन सही लगता है तभी वो सभी के ऊपर लागू होगा, और अगर उस मुखिया को वो परिवर्तन सही नहीं लगता है तो वो उस पर लागू नहीं होगा और उस परिवर्तन को अपनाया नहीं जाएगा। तो इसमें ये होता है कि बहुत मुश्किल से परिवर्तन अपनाए जाते हैं या रूढ़िवादी विचार होते हैं, विचारधारा जो है वो बहुत रूढ़िवादी होती है परिवर्तनों के प्रति। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है एकल परिवार में नियंत्रण जो होता है शिथिल होता है। एकल परिवार में नियंत्रण की जो भावना होती है वो थोड़ी कम होती है। नियंत्रित परिवार के सदस्यों को जबरदस्ती किसी चीज से बांध के नहीं रखा जाता है, जबरदस्ती उसको नियंत्रित करने की कोशिश नहीं की जाती है। लेकिन संयुक्त परिवार में नियंत्रण कठोर होता है। जो मुखिया होता है वो व्यक्तियों को बांध के रखता है, व्यक्तियों पे कठोर रूप से नियमों को लागू करता है कि सभी को उन नियमों का पालन करना ही है। फिर हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है एकल परिवार में व्यक्ति प्रधानता होती है। एकल परिवार में सभी व्यक्तियों को इक्वल स्थान होता है, उनको अपना मत रखने का अधिकार होता है, वो अपनी बात रख सकते हैं, अपने मन की चीजें कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा उनके पास स्वतंत्रता होती है। लेकिन संयुक्त परिवार में सामूहिक हित होता है। एक ही व्यक्ति के हित को प्रधानता मिलती है एकल परिवार में, लेकिन संयुक्त परिवार में किसी एक व्यक्ति के लिए सामूहिक हित को नहीं छोड़ा जा सकता। लेकिन जो एकल परिवार है उसमें एकल व्यक्ति के हित को देखा जा सकता है, लेकिन संयुक्त परिवार में सामूहिक हित को प्रधानता दी जाएगी, ना कि एकल व्यक्ति के हित को। तो यही रेफरेंस है एकल परिवार और संयुक्त परिवार में। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।